हम धर्म और जाति देख के नहीं करते, हम पूरी ईमानदारी के साथ ये देखते हैं कि इसकी जरूरत किसे है। एक ईमानदार सरकार जब निर्णय लेती है तो सबको एक आंख से देखती है। लोग बातें करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का काम बोलता है, वो बात नहीं करते। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज ऐसी एक शख्सियत से जो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे योद्धा के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, जो पार्टी का और सरकार का पक्ष मजबूती के साथ डिबेट ही में नहीं मंचों पर भी रखते रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब शादाब शम्स साहब से। पार्टी के लिए वफादारी और निष्ठा को देखते हुए हुकूमत ने भी उन पर भरोसा जताया और एक बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजा गया है। त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने उनको 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया है। उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या समझते हैं उत्तराखंड बनने के बाद आज हम किन हालातों में पहुँचे हैं, आज उन्हीं से समझते हैं। आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड बने 20 साल का अरसा गुजर गया, किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड, मातृ शक्ति के जो सपने थे उनका उत्तराखंड, जो कुर्बानियाँ दी गई, जो बलिदान हुए उनका उत्तराखंड, यकीनन एक बहुत खूबसूरत सपना हमारे बड़ों ने सजाया था। और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि उनकी तमाम शहादतों के बाद, तमाम संघर्षों के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छोटा सा प्रदेश हमें दिया। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा नारा भी था कि अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। और मुझे आज कहते हुए ये खुशी हो रही है कि ये पहाड़ जो 20 साल पहले तक ऐसे था जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होगा, यहाँ के हालात बद से बदतर थे, आज कहीं ना कहीं वो अपनी कदमताल देश के बाकी जो स्टेट्स हैं उनके साथ मिला रहा है। और मुझे लगता है कि एक अलग अपनी पहचान बनाता हुआ उत्तराखंड नज़र आ रहा है। राज्य सरकार को गठन के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मृदुल भाषी और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि शायद सरकार को नहीं चला पाएंगे, बड़ी मुश्किलात आएंगी, लेकिन 4 साल कैसे बहुत आसानी से गुजार दिए बिना किसी विवाद के। किस तरह से देखते हैं? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अपना एक स्टाइल है और मैं ये कहता हूँ कि वो छल नहीं है उनके अंदर। जो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधी सीधी बात बोलते हैं। और उन्होंने पहाड़ के दर्द को जिया है और जिस आदमी ने पहाड़ के दर्द को जिया वो पहाड़ की बात को अपने अंदर महसूस करता है। और उसके हिसाब से, क्योंकि मेरी पार्टी का जो ध्येय था, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, वो था कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का जब तक आप विकास नहीं करेंगे तब तक आप विकास नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस गरीबी को देखा, जो हालात उन्होंने समझे, उन तमाम बातों को समझते हुए उन्होंने जो जिस तरह का उत्तराखंड बनना चाहिए था उस दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाए। उनसे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे। सबने अपनी अपनी भूमिका इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगाई, अपनी अपनी कोशिशें की। लेकिन जाने अनजाने में कुछ अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी हम पे आई। लोग कहने लगे यहाँ तो दलाली प्रथा चलती है। लोगों ने हमें कहा कि यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने एक विजन के साथ चुनाव में गए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी तरह की सरकारें जैसी देश में सरकारें थी उसी का प्रतिबिंब कहीं ना कहीं स्टेट्स में भी नज़र आने लगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उनकी ईमानदारी को देखते हुए उन्हें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। और उन्होंने बैठते ही सबसे पहले कहा था कि मैं 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चलाऊंगा। भ्रष्टाचार को किसी कीमत पे भी, जो एक बदनामी का दाग हमारे ऊपर लगा था, जिसमें ये कहा जाता था कि अड्डे बन गया है मुख्यमंत्री आवास दलाली का, जिसमें कहा जाता था कि सचिवालय में आम आदमी से ज़्यादा दलाल नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक
माहौल बन गया था उत्तराखंड के बारे में, उसे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साफ करने में कामयाब रहे हैं। और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि एक ईमानदार सरकार उन्होंने दी। और जिस प्रकार पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा, बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो NH-74 घोटाला रहा हो या अन्य घोटाले रहे हों, जो हमने आरोप लगाए थे, उसमें हमने लोगों को, अधिकारियों को भी FIR कर सलाखों के पीछे डालने का काम किया। ये अपने आप में बताता है कि आपके अंदर अगर ईमानदारी की ताकत है तो वो अपने आप में बड़ी ताकत है। और यहीं से राम राज्य की शुरुआत होती है। जब आप ये कहते हैं कि आप ईमानदार हैं और कहीं भ्रष्टाचार आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो एक ईमानदार प्रदेश जो किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करेगा, ना धर्म के नाम पे, ना जाति के नाम पे, ना किसी और चीज़ के नाम पे, वो बताता है कि वाकई हम सही दिशा में आगे चल रहे हैं। तभी तो एक गरीब माँ के बेटे ने ये एहसास किया कि हमने पहाड़ में जो दर्द है उसे जिसे झेला है कि पैसे नहीं होते थे, बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो इलाज कहाँ से कराएं। उधर से मोदी जी ने कहा अटल आयुष्मान भारत योजना वहाँ से लॉन्च की गई कि गरीब को, किसी को पैसे के अभाव में उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो मुझे लगता है कि उस योजना को और 4 कदम आगे बढ़ाते हुए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर हम ऐसी योजना लॉन्च करेंगे कि उसमें सब के सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़, प्लेन, छोटा बड़ा, सब एक साथ आ जाएं। ये अपने आप में बताता है कि इसे रामराज कहते हैं कि हमने जब कोई योजना हम लॉन्च करते हैं, हम धर्म और जाति देख के नहीं करते, हम पूरी ईमानदारी के साथ ये देखते हैं कि इसकी जरूरत किसे है। और उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख का इंश्योरेंस हर परिवार को, एक छोटे पैदा होने वाले बच्चे को भी उसका लाभ मिले, इसकी चिंता की है। तो ये बताता है कि एक ईमानदार सरकार जब निर्णय लेती है तो सबको एक आंख से देखती है। और कहीं ना कहीं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसे कहीं ना कहीं एक मजबूती से इम्प्लीमेंट किया। आप देखेंगे हमारे यहाँ जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना हो, इन तमाम योजनाओं में जो बेनिफिशियरीज हैं, जिन्हें फ़ायदा मिला है, अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा रोल है। हम लगातार जब मॉनिटरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को कितना फायदा मिला। कई जगह तो जनसंख्या जो है उससे भी अधिक आपको लाभ मिला है। तो ये बताता है कि लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते थे, ये सरकार काम कर रही है। और जब ईमानदार सरकार होती है और ईमानदारी से काम करती है तो अंतिम छोर में बैठे हुए, खड़े हुए व्यक्ति को भी लाभ मिलता है। अभी भ्रष्टाचार के बारे में आपने बताया, सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सरकार आने के 100 दिन के बाद लोकायुक्त को बना देंगे, लेकिन लोकायुक्त के क़याम को लेकर बहुत सी बातें आती हैं सामने, विपक्ष की तरफ से आवाज़ें उठती हैं कि सरकार लोकायुक्त पर क्यों नहीं आगे कदम बढ़ाती। देखिए, सरकार, विपक्ष को तो कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो जब जनरल खंडूरी लोकपाल लाए थे तभी इन्होंने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो पूरे 5 साल गुजार दिए, तब तो आपको याद नहीं आया। हमारा कमिटमेंट था और इसलिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकायुक्त को अपने यहाँ से पास करा के सदन के पटल पे रख दिया। और आज वो सदन की संपत्ति है, वो अब हमारा उस पर कोई मामला नहीं है। जिस दिन सदन डिसाइड कर देगा और जो कमेटी वहाँ पे है, जिस कमेटी के पास ये मामला विचाराधीन है, उसमें तो नेता प्रतिपक्ष है, उसमें तो इंदिरा हृदय जी मौजूद हैं, प्रीतम सिंह जी उसमें हैं। तो आप क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो पटल पे रखी जाए और उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए? तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भी कमी है। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि हमें काम ऐसा करना है कि हमें जरूरत ही ना पड़े लोकायुक्त की, इस तरह का हम काम करें। हमारा आचरण ऐसा हो कि हमें जेल के पीछे, जेल के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि आप भ्रष्टाचार से पहले ही खुद ब खुद अपने आप को कोसों दूर लेके चलें। ये बहुत अच्छी हमने कोशिश की और इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोकायुक्त आएगा। पहाड़ के लिए जहां डॉक्टर्स नहीं रहते थे वहां 2-2.5 गुना से ज्यादा डॉक्टर, 17 साल में जितने 15-16 साल में डॉक्टर्स चढ़े, उतने डॉक्टर्स त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उससे दुगने डॉक्टर पहाड़ पे चढ़ा दिए। ये अपने आप में बताता है कि आपके पास विजन है कि नहीं है। बहुत लोग बातें करते हैं, लफाजी बातें होती हैं, लेकिन कुछ लोग काम करते हैं, उनका काम बोलता है। हम लोग ये लगातार कहते हैं कि लोग बातें करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का काम बोलता है, वो बात नहीं करते। रोजगार के मसले पर क्या स्थिति है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है प्रदेश में। कल ही मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है
कि नौकरी नहीं स्वरोजगार अपनाने की दिशा में बढ़ेगा। लगातार देश के प्रधानमंत्री भी और प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हमारे इस बात पे चिंतित हैं कि रोज़गार की दिक्कतें हैं, और उसके लिए हमने लगातार लाखों लोगों को रोज़गार देने का काम किया। इसीलिए हम इस सरकार में रोज़गार वर्ष मनाने जा रहे थे। ये जो वर्ष है, हमने, अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार में, पुरानी सरकारों में 3 सालों में 8 परीक्षाएं हुई, हमने 59 परीक्षाएं करा दी। लोगों की भर्ती 7200 पद हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हमने उनकी भर्ती करा दी। 6000 पदों पे प्रक्रिया जारी है, अलग अलग मदों में, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से रहे हों या हमने जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके माध्यम से, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और लगातार ये जिम्मेदारी है सरकारों की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी है सरकारों की कि अपने युवाओं की चिंता करें। इसलिए आप देखिए, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है अभी प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। डबल इंजन की सरकार हम कह रहे हैं, क्या है डबल इंजन की सरकार? यह है डबल इंजन की सरकार कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना साझा किया है, और उन्होंने कहा है कि कैसा होगा उत्तराखंड। इसके बारे में कभी किसी ने चिंता नहीं की। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं और मैं कह सकता हूं कि मेरा जो तीर्थ स्थान है वो मक्का मदीना है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको मालूम है सनातन धर्म के मानने वालों का तीर्थ स्थान कहां है? हमारे पास, हम आज तक तय नहीं कर पाए कि हमारे 4 धाम कहां हैं, हमारी वो तीर्थ नगरी कौन सी होगी। ये पहली बार एक बड़े विजन के साथ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया की सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड होगी। इसलिए तो ये ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, हजारों करोड़ का ऑल वेदर रोड को पहाड़ चढ़ाया जा रहा है। इसलिए तो पहाड़ पे ट्रेन चलाने का काम हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि क्या ये आज से पहले नहीं हो सकता था? ये इसी बार क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि ये देवभूमि है। यहां कितने यात्री आते हैं, हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, इस बार 20 लाख आ गए, 25 लाख आ गए, 30 लाख आ गए। जिस समाज से, जिस परंपराओं को हम मानते हैं, जिस सनातन धर्म के मानने वाले 200 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रहते हो, वहां के तीर्थ स्थलों पे 25 लाख और 30 लाख लोग थोड़ी आएंगे, वहां करोड़ों में आएंगे, 20 करोड़ 30 करोड़ लोग आएंगे वहां, फॉलोवर्स उनके। लेकिन क्या आज से पहले कभी किसी ने ये सोचा? ये मेरे प्रधानमंत्री ने सोचा, ये मेरे मुख्यमंत्री ने सोचा। और क्या सोचा कि सिर्फ तीर्थाटन, यहां हर जगह देवभूमि उत्तराखंड दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। हमारा कल्चर, हमारी पहचान दुनिया तक जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया ना, आज योगा डे दुनिया मना रही है। ये बताता है कि अगर आपका विजन है तो दुनिया आपका लोहा मानती है। और मैं ये मानता हूं कि मेरे परंपराओं से खूबसूरत परंपरा किसी की नहीं है। ये हिंदुस्तान की जो परंपराएं अलग हैं, दुनिया में किसी मसलक में चले जाइए, कहीं कोई बहू अपने सास ससुर की, अपने देवर की, अपनी नंदों की सेवा नहीं करती। ये मेरे हिंदुस्तान की परंपरा है, जहां बहू बेटी बन के आती है और सास ससुर की माँ बाप बन के खिदमत करती है। मैं अपनी बात में थोड़ी सी और आपके साथ साझा कर लूं। मैं ये बात कह सकता हूं बड़ी ताकत के साथ, हमारे यहाँ 4 धाम है, हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब है, हमारे यहाँ पीरान कलियर है। हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के साथ साथ हम एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है। हम स्विट्जरलैंड को फेल करते हैं, यहाँ हम ये कहते हैं स्वर्ग है एक जीता जागता। और उसके लिए आपने देखा होगा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कोशिश है कि आज हमें मोस्ट फिल्म फेवरेबल स्टेट का अवार्ड मिला। और ये बताता है कि पूरा दुनिया, पूरा बॉलीवुड हमारे यहाँ आना चाहता है, और उसे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत सारी खूबसूरती है, जिससे उनको बाहर विदेशों में जो पैसा खर्च करते हैं उससे कम बजट में यहाँ मूवी बन जाएगी, और हमारे युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, हमारा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग का दर्जा दिया टूरिज्म को, तो क्यों दिया? होम स्टे, जगह जगह होम स्टे बन रहे हैं। अब सोचिए, जगह जगह होम स्टे बन रहे हैं, उसके लिए आपको उद्योग से जोड़ दिया गया। और उस तमाम बातों को एडवेंचर टूरिज्म में, हम दुनिया की बेस्ट राफ्टिंग हमारे यहाँ होती है। एडवेंचर टूरिज्म, चाहे वो स्कीन हो, हमारे यहाँ सब औली में आप जानते हैं कितनी शानदार स्कीन हमारे यहाँ होती है। आप जानते हैं कि जो अब हमारे यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग की नई ट्रेनिंग कैंप्स खुले हुए हैं, और अब हमने अभी हमारे यहाँ तो चल रहा है। और हम यमुना घाटी को
भी उसी तरह से डेवलप कर रहे हैं जैसे नयाल घाटी को हमने डेवलप किया। तो लगातार एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनेगा उत्तराखंड। तो कहीं ना कहीं आज वो वक्त आ गया है जिसे हम देख के खुश होते हैं कि टूरिज्म स्टेट हम बनने जा रहे हैं, तीर्थाटन प्रदेश हम बनने जा रहे हैं, दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी हम बनने जा रहे हैं। और सोचिए, इमेजिन कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, अब सी प्लेन पहाड़ों में लैंड करेगा। जो टिहरी लेक है उसमें सी प्लेन लैंड कराने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। उनकी माननीय नितिन गडकरी जी से बात हुई कि हम कैसे अपने पहाड़ में समुद्र में एक हमारे यहाँ ऊपर टिहरी लेक एक छोटा समुद्र है, उसमें हम कैसे प्लेन को लैंड कराएंगे। हम जो हमारे लखवाड़ डैम, जो हमारे पंचेश्वर डैम, सूर्यधाम प्रोजेक्ट, हमारे तमाम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको पानी संचय करने की जिम्मेदारी दी जाती है उत्तराखंड सरकार को, और इसलिए आप इतना पानी संचय करें कि देश के अंदर किसी किसान को पानी की किल्लत ना हो। तो हम तो पानी की जिम्मेदारी हमें दी गई, और उस पानी की जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम जगह जगह डैम्स बना रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं, कहीं दिक्कत ना आए। और हमारे यहाँ जिस तरह से परियोजनाएं चल रही हैं, जगह जगह बहुत तेजी से हमारा ये काम चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं, अब जरा इमेजिन कीजिए, ये तीर्थ नगरी में लोग आएंगे, घूमने यहाँ आएंगे, तो प्लेन लैंड करता है हरिद्वार, गंग नहर में प्लेन लैंड करता है, आपको एयरपोर्ट बना दिया आपने। फ्यूचर का आप जरा इमेजिन कीजिए कि फ्यूचर का एयरपोर्ट कैसा दिखेगा। वहां से प्लेन उड़ता है टिहरी डैम से उड़ता है लखवाड़ डैम से उड़ता है नैनीताल झील, नैनीताल झील से एक प्लेन उड़ता है वो विकासनगर आसन बैरेज। अरे क्या हो गया कि सोच सकता था कोई कि उत्तराखंड इतना खूबसूरत होगा। हेली सेवाएं, आप आज ऊपर वाला ना करे, अगर किसी की जिंदगी पे दिक्कत आती है तो उत्तराखंड सरकार ने कितनी बड़ी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने योजना लॉन्च की, एम्स पे हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया। अगर कहीं से भी फोन आता है, हेलीकॉप्टर जाता है, उस पेशेंट को जीवन दायिनी बन के जाता है, उस पेशेंट को वहां से उठाता है और उसके जीवन रक्षक बन के उसे एम्स तक लेके आता है। अगर उसके जिंदगी में ऊपर वाले ने मौत नहीं लिखी तो उसे बचाया जा सकता है। एक कोशिश, एक ईमानदार कोशिश, एक गरीब मां का बेटा कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा ईमानदार काम करने वाला आदमी अगर इसी तरह का हमारा नेतृत्व हमें देता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, दुनिया हमारा लोहा मानेगी, और जो हमने विश्व गुरु बनने का सपना देखा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं लकीरों से निकल के साकार होगा। आपकी बातों से 3-4 सवाल पैदा होते हैं जी, मैं एक एक करके चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा संक्षेप में उनका जवाब चाहूँ जी। आपने बात किया कि अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां की गई। आपको ज्ञात है कि 2016 के बाद से पीसीएस की भर्ती का एग्जाम ही नहीं हुआ हमारे प्रदेश में। नहीं, ये किसने कहा? पीसीएस जे के अभी एग्जाम हुए। पीसीएस जे अलग होता है जी, हाँ, मैं एग्जाम 2016 से लंबित चला, प्रोसीडिंग में है, वो भी आ जाएंगे। हम ये कहते, हमने ये नहीं कहा, हमारे पास माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भी जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैंने ये कहा कि 108 जो कांग्रेस की सरकार में डस्टबिन हो गई थी, खुद आईसीयू में चली गई थी, उसे हम ही ने खड़ा किया। माननीय निशंक जी उस वक्त वो होते थे, उनकी देन थी वो। आज आप देखिए ना, हम कह रहे हैं डबल इंजन की सरकारों की बात करते हैं आप, एक व्यक्ति माली का बेटा उत्तराखंड से निकल के जाता है, देश के अंदर शिक्षा मंत्री बनता है, और बनते ही सबसे पहले देश की शिक्षा नीति को बदल देता है। पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। ये दम है हमारे नेताओं में, पहाड़ के लोगों में, और पहाड़ के युवाओं में भी दम है। वो सीना चीर के, जमीन का सीना चीर के पहाड़ से पानी निकालते हैं, खेती करते हैं हिम्मत के साथ। जैविक प्रदेश बनाने की बात इस प्रदेश को चल रही है। मैं अभी आऊंगा जैविक पे, और बहुत सारे सवाल भी हैं जी जी। जो आपने 3-4 बातें की, उन्हीं में से एक दो सवाल जी जी। आपने कहा कि एम्स में आपको हेलीकॉप्टर हमने रखा है ताकि कोई किसी को एयरलिफ्ट कराया जा सके जी। अभी भी बहुत सारे स्थान ऐसे जहाँ पर कंधों पर, डंडी पर, कंघी पर बिठाकर मरीज को ले जाना पड़ता है जी। अभी हमने एक खबर फ्लैश की थी, आईटीबीपी के जवान 40 किलोमीटर पैदल चलकर एक मरीज को लेकर आए, जब तक वो अस्पताल पहुंचे दुर्भाग्य से उसका जीवन नहीं बचा जा सका। ऐसी परिस्थितियों को कब तक आप समझते हैं दूर करने के लिए दिशा में बढ़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो दूरस्थ गांव में हमारा व्यक्ति बैठा है, वहाँ अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची। लेकिन उसके पीछे ये नहीं है, वो लोग भी नीचे पलायन कर सकते थे, लेकिन वो खाली लोग नहीं है, वो प्रहरी है इस प्रदेश के।
हम ये कहते हैं लगातार उनके अंदर जो जज्बा है, जैसे मेरा फौजी देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे पड़ा रहता है, वो भी उसी तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जब उनके जीवन पे दिक्कतें आती हैं, मैंने कहा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और जब आदमी को ये पता होता है कि ये दिक्कतें हैं, तो जब जिसको पता होता है दिक्कतें, उन दिक्कतों को दूर करने की भी ईमानदार कोशिश होती है। तभी तो डोबरा चाटी पुल तो 2004 में 2006 में ओके कर दिया था लोगों ने कि भाई तब की परियोजना पड़ी थी, लेकिन क्या बन पाया? शिलान्यासों से यह सिर्फ कहने से काम नहीं होता। बड़ी बड़ी योजनाएं जो आज कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, जिनका लोकार्पण हो रहा है, जो जनता को समर्पित की जा रही है, बड़े बड़े पुल जो हैंडओवर्स किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी बड़ी लागतों की उम्मीद थी, वो तब होता है जब आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत होती है, आपकी नीयत साफ होती है। और आपने देखा कि आज हम यहां से दिल्ली जाते हैं, यहाँ से हरिद्वार जाते हैं, 1 घंटे में मात्र आप पहुंच जाते हैं। पहले हमें 1 घंटा मात्र डाटकाली के ऊपर लग जाता था। ये टनल कब बन गई लोगों को पता नहीं चला, और लागत से कम बनी और समय से पहले बनी। ये कुछ तो बात है ना। अगर आपका नेतृत्व ईमानदार है तो पैसे बचाता है, उसे लगता है ये पैसे सरकार के पैसे, मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे की बंदरबाट नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा तुम लूट लो और उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। ये ईमानदारी कोई छोटी चीज नहीं है। आज भी हम ये कह सकते हैं, ये फ्लाईओवर, ओवर ब्रिजेस, आरओबीज जो बने, इनमें वक्त से पहले, समय से लागत में कम लागत लगी और वक्त से पहले तैयार हो गए। तो ये कहीं ईमानदारी है ना, ये एक मॉनिटरिंग ईमानदारी से कोई काम कर रही है ना सरकार। और ये ईमानदारी जब है तो ये समझ लीजिएगा, ये ईमानदारी ही हमारी पहचान है, यही हमारी धरोहर है। और अगर ये धरोहर हमारी सुरक्षित रही तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ अब तो यहाँ धन कुबेर की वर्षा होने वाली है। जो लोग जिस तैयारी के साथ मोदी जी और त्रिवेंद्र जी प्रदेश को लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि यहां लाखों तीर्थयात्री, करोड़ों में तीर्थयात्री आएंगे। हमारे पास उन्हें बिठाने की, रखने की जगह नहीं होगी। तीर्थाटन भी होगा, पर्यटन भी होगा, और लोग देखेंगे कि कितनी तेजी से मेरा उत्तराखंड बहुत बुलंदियों पे पहुंचता है। और हम हिंदुस्तान को लीड करने का काम करेंगे। जो विश्व गुरु बनने का सपना लोगों ने देखा, उस सपने को साकार करने में उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर वाले से डरने वाली कौम किसी पार्टी या किसी नेता से नहीं डरती। लेकिन न मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, न त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मुख्यमंत्री।